चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे आज की इस कक्षा के साथ और मिलते हैं आज की इस कक्षा में, अंतिम कक्षा में। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। अंतिम नहीं है, अंतिम हो सकती है ना। बताएंगे कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं आप लोगों को चीज बता देता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो जनगणना नहीं है। दरअसल इसको मैं चेंज करवाना चाहता था पर किसी कारण से मैं चेंज नहीं करवा पाया। कोई बात नहीं। आज हम मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में हम आज की इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेट 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 वेट। मैं एक बार अपने इसमें भी चेक कर लेता हूं कि सब कुछ ओके है या नहीं। चलिए, मेरे ख्याल से सब कुछ ओके है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मुद्रा और मुद्रास्फीति, ठीक है। उसके बाद में फिर हम विमुद्रीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं एक हेडिंग डालता हूं। ये क्या लिखा है, कोई नहीं भाई। ऐसा क्यों आ रहा है यहां लिखा हुआ कोई नहीं भाई, अरे वाह। चलिए, अब हट गया। चलो भाई, हेडिंग डालते हैं, मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। मुद्रा एवं मुद्रास्फीति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुद्रा एवं मुद्रास्फीति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो जो मुद्रा एवं मुद्रास्फीति है, ओके देखिएगा जरा। चलो कोई बात नहीं, है ना। हम इसको लिख ही लेते हैं, मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। मुद्रा एवं मुद्रास्फीति के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुद्रा के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं कि मुद्रा क्या है। भाई मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं। तो मनी एंड इन्फ्लेशन आप इसे बोलते हैं। तो मनी एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। किस नाम से जानते हैं आप इसे, मनी एंड इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो मुद्रा किसे कहते हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, मुद्रा उसे कहते हैं, ठीक है, जो मुद्रा का काम करती है। मुद्रा किसे बोलते हैं, जो मुद्रा का काम करती है। अब आपके मन में यहां पर एक सवाल आएगा कि सर मुद्रा का क्या काम है। हमें ये बता दो कि मुद्रा का क्या काम है, मुद्रा का काम क्या है। भाई मैंने आपको सिंपल सी परिभाषा में ये बताया कि मुद्रा क्या है, जो मुद्रा का काम करती है उसे हम मुद्रा बोलते हैं। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि सर आखिर मुद्रा क्या है, हम मुद्रा किसे बोलेंगे, ठीक है। तो फिर इसका क्या आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुद्रा एक वस्तु है जो क्या करती है, विनिमय का माध्यम करती है,
मीडियम ऑफ एक्सचेंज करती है, मूल्य का संचय करती है, स्टॉक वैल्यू को बनाए रखती है और मूल्य को मापती है, वैल्यू को मेजर करती है। ठीक है, इस रूप में उसको हम क्या बोलते हैं, तो मुद्रा बोलते हैं। तो याद रखना, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं कि मुद्रा क्या है। ठीक है, तो मुद्रा जो विनिमय का माध्यम है, मुद्रा या मनी आप इसे बोलते हैं, मुद्रा या मनी, तो मुद्रा या मनी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो मुद्रा क्या है, तो याद रखना इसकी विशेषताओं से हम इसको समझते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। मुद्रा की क्या क्या विशेषता है, विशेषताओं को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है। तो हम क्या किसे बोलते हैं, मुद्रा। तो इसकी विशेषताओं से हम इसको समझेंगे कि मुद्रा क्या है। तो पहली बात, तो मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज। तो मुद्रा क्या है, ये विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है, एक्सचेंज करना मतलब विनिमय करना, लेना देना। अगर मान लो मुझे कोई मोबाइल पसंद आता है मार्केट के अंदर, मान लेते हैं कि मुझे कोई एक मोबाइल पसंद आ गया बाजार के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, उस मोबाइल को खरीदने जाऊंगा। अगर मैं वो मोबाइल खरीदने जाता हूं तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मुद्रा। तो मैंने मुद्रा दी, मैंने पैसा दिया, रुपया दिया और मैंने वो वस्तु खरीद ली। तो मुद्रा भी तो एक प्रकार की वस्तु ही है, जिसको दे करके मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, मोबाइल को खरीद रहा हूं। तो ये विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम। क्या बोलते हैं मेरे साथी इसको, विनिमय का माध्यम है मुद्रा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मुद्रा की दूसरी विशेषता होती है, ये मूल्य का संचय है। मुद्रा जो है वो मूल्य का संचय भी है, स्टॉक वैल्यू। मुद्रा जो है वो मूल्य का संचय है, मूल्य का संचय है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू के नाम से जानते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसों को बचा करके रखते हैं। ठीक है, पैसों को बचा करके रखते हैं। क्यों, क्यों बचा करके रखते हैं, इसलिए बचा के रखते हैं ताकि भविष्य में वो काम आए। तो स्टॉक वैल्यू है। ठीक है, किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो किसमें मापा जाता है, मुद्रा में। जैसे मैं अगर बात करूं कि इस मोबाइल का मूल्य कितना है, तो मैंने कहा इस मोबाइल का 10,000 मूल्य है। इसका मतलब है इसका मूल्य कितना है, तो 10,000। तो 10,000 रुपए मैंने बोला, तो 10,000 रुपए मतलब हमने इस वस्तु को किसमें मापा, तो याद रखना मुद्रा में मापा। तो हम बोल सकते हैं मूल्य का मापक है, मेजर वैल्यू है। तो मूल्य का मापक, इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि मुद्रा जो है वो मूल्य का मापक है, मूल्य का मापक। तो मूल्य का मापक, मूल्य का मापक है, मेजर वैल्यू आप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू। तो मुद्रा जो है वो मूल्य का मापक है। किसी भी वस्तु को किसमें मापा जाता है ना, तो याद रखना मेरे साथियों, मूल्य में मापा जाता है कि उसका मूल्य कितना है। तो ये सब के सब क्या है, मुद्रा की विशेषता है। ये सब के सब क्या है मेरे साथियों, मुद्रा की विशेषता है। अब मैं आपको बताता हूं मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे मुद्रा के कार्य। ठीक है, अगला क्या हेडिंग डालेंगे, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य यानी कि फंक्शंस। तो मुद्रा के क्या क्या काम हैं, दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुद्रा के कार्यों को अलग अलग भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। मुद्रा के एक तो होता है प्राथमिक कार्य। मुद्रा के कार्यों को किस नाम से जाना जाता है, तो मुद्रा के कार्यों को फंक्शन ऑफ मनी बोलते हैं। और इसके कार्यों को कितने भागों में बांट करके देखा जाता है, तो याद रखना है इसके भागों को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और आकस्मिक। प्राथमिक को हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य। मुद्रा के कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, मुद्रा के कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मेरे साथियों, प्राइमरी फंक्शंस बोलते हैं। फिर दूसरा है द्वितीयक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। तो द्वितीयक कार्य, मुद्रा के कुछ द्वितीयक कार्य भी होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। ऐसे 2 ही भागों में बांट करके देखते हैं
पर कुछ कुछ किताबें इसको आकस्मिक कार्य में भी बांटती है। आकस्मिक कार्य है ना, याद रखना है, आकस्मिक कार्य, कंटंजेंसी है ना, आकस्मिक कार्य फंक्शंस के नाम से आप इसे जानते हैं। तो आकस्मिक कार्य ये मुद्रा के 3 कार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राथमिक कार्यों के बारे में कि प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य, है ना। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के बारे में हम बातचीत करते हैं। प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शंस के नाम से आप इसे जानते हैं। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं? सिंपल से सवाल आपकी परीक्षा में यहां से आते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस, मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं, प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्राइमरी फंक्शंस तो यही है कि मुद्रा का प्राइमरी फंक्शंस क्या है। तो याद रखना है मुद्रा का प्राथमिक कार्य एक ये है मेरे साथियों कि विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेना या लेन देन का ये माध्यम है, सरल और आसान माध्यम है, इजी वे है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य में सबसे पहला हम लिखेंगे विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय का ये माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप इसे बोलते हैं, है ना। लेन देन का सरल माध्यम है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से आप इसे जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लेन देन का सरल और आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, लेन देन को सरल और आसान बनाने के लिए, सरल और आसान बनाना, ठीक है भाई। पहले एक सिस्टम चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, और ठीक है, ओके, वस्तु विनिमय प्रणाली हम बोलते थे, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बार्टर सिस्टम के नाम से जानते थे। एक वस्तु को लेकर के दूसरी वस्तु खरीदना, ठीक है। ये मैंने हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा, और क्या चाहिए भाई, है ना, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मुद्रा का पहला कार्य मैंने क्या बताया, तो याद रखना है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप इसे बोलते हैं। इसका दूसरा फंक्शन है मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा प्राइमरी फंक्शंस क्या है इसका, तो दूसरा प्राइमरी फंक्शंस ये है कि जो मनी है, जो करेंसी है, वो मूल्य का मापक भी है, यानी कि मेजर ऑफ वैल्यू। तो लिखेंगे मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू के नाम से आप इसे जानते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू। तो किसी भी वस्तु की, किसी भी कमोडिटी की जो वैल्यू है उसको भी काय में मेजर किया जाता है, मनी में मेजर किया जाता है, मुद्रा में क्या किया जाता है, तो याद रखना है मेजर किया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, सर ये सारी तो प्रॉपर्टीज है, ये मनी की सारी विशेषता है, मुद्रा की विशेषता तो है, बिल्कुल है। उन्हीं विशेषताओं को अलग अलग फंक्शंस में बांट करके देखा गया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त इसके सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में, द्वितीयक कार्य, द्वितीयक कार्य, द्वितीयक कार्य, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सेकेंडरी फंक्शंस के नाम से आप इसे जानते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस के नाम से आप इसे जानते हैं, द्वितीयक कार्य। तो मुद्रा के द्वितीयक कार्य क्या क्या है, इसका सबसे पहला द्वितीयक कार्य तो यही है, सेकेंडरी फंक्शंस तो यही है, ठीक है। इसका सबसे पहला तो यह है मेरे साथियों कि ये मूल्य का संचय, स्टॉक वैल्यू, मुद्रा को हम स्टॉक करके रख सकते हैं, सही कि गलत है, मूल्य का संचय, स्टॉक वैल्यू। भाई मैं पैसों को स्टॉक करके रख सकता हूं अपने पास में, जैसे मेरे पास में अभी 2000 रुपए स्टॉक में रखे हैं कि मुझे कभी भी मुझे कभी भी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी या किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खरीद लूंगा उसको, ठीक है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो
स्टॉक वैल्यू के नाम से जानते हैं, कि भविष्य में आप उस पैसे को खर्च कर सके। ठीक है, आ गई बात समझ में? रिकॉर्डेड क्लास बोलते तो सुन लेते हो, पर वैसे नहीं सुनते हो। टिंकू बेटा, मैं तुमसे ही बात करता हूं, लाओ। टिंकू कुमार, बताओ भाई, टिंकू का क्या सवाल है? पहले टिंकू का सवाल देख लेता हूं भाई, पढ़ाना वढ़ाना तो बाद में हो जाएगा, पहले टिंकू का सवाल देखना पड़ेगा। टिंकू जिया, टिंकू जिया, टिंकू 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 टिंकू, कहाँ है टिंकू आपका सवाल? बताओ। आपका तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मुझे। टिंकू 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 टिंकू, अरे मार साहब, हमारा कमेंट आता है, ये है आपका कमेंट। टिंकू, क्यों टिंकू बेटा, ये पूछ रहे हो तुम? है ना, आता है भाई, आपके कमेंट ही पढ़ लेते हैं, लाओ पहले। पढ़ने तो आप आए नहीं हो कोई भी, है ना। एक बच्चा बोल रहा है टिंकू, टिंकू ही बोल रहा है, ठीक है भाई। और बताओ। हाँ, ये डिस्टर्ब करने ही आते हैं कुछ लोग। जय महाकाल, खाना खाया है क्या? अरे अभी नहीं खाया भाई, खाना खाएंगे आराम से, ठीक है। और बताओ, है ना, और बताओ भाई, पहले आपके कमेंट्स ले लेते हैं। गुरुजी ऐसे आदमी को कमेंट, हाँ। चलो, और बताएं। सर डज नॉट शो कमेंट्स ऑन लाइव, नहीं शो होंगे आपको भाई, कमेंट्स केवल मुझे ही शो होते हैं। तो प्लीज बता दीजिए। हाँ पूछो। सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? बस एक लास्ट क्लास और बची है आपकी, खत्म हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, शुक्रवार को खत्म हो जाएगा, कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, कुमार उदय, हाँ भाई, लव यू, है ना। एग्जाम डेट को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन, अंकित सर का वीडियो देखो, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर मैंने कर्मा 1 से पढ़ा है, यहाँ रिवीजन कर लू, कर सकते हो। ठीक है, ओके, हो गए आपके कमेंट कमेंट? ठीक है, अब बढ़े हम आगे। कमेंट पढ़ लिए आपके सारे, अब आप कमेंट मत करो, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो भाई, तो मूल्य का संचय, स्टॉक वैल्यू, इसका मतलब है कि मुद्रा को हम स्टॉक करके रख सकते हैं ताकि भविष्य में हम खर्च कर सके। ठीक है, आ गई बात समझ में? दूसरा याद रखना है, मूल्य का हम हस्तांतरण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर वैल्यू, ये भी इसका सेकेंडरी फंक्शन है, हस्तांतरण। अगर मुझे कोई मेरा दोस्त फोन लगाए कि विनय भाई मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मुझे पैसा ट्रांसफर कर दे, मैंने अपने दोस्त को पैसा भेज दिया, मान लो 2000 रुपए भेजा, तो मैंने क्या भेजा? 2000 रुपए भेजा, तो मैंने मुद्रा को ट्रांसफर किया, इसलिए इसको बोलते हैं मूल्य का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर वैल्यू आप इसे कहते हैं। तो ट्रांसफर वैल्यू इसका सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरे साथियों इसके आकस्मिक कार्यों के बारे में। कंटंजेंसी फंक्शंस के नाम से आप इसे जानते हैं, आकस्मिक कार्य। तो मुद्रा के क्या क्या आकस्मिक कार्य है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मुद्रा जो है ना, वो साख का आधार है ना, क्रेडिट बेस है ये, साख का आधार। किसी भी व्यक्ति की साख कैसे मतलब पता चलती है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बेस। तो क्रेडिट बेस साख का आधार है ये, साख का मतलब धन। तो धन का आधार क्या है? तो यही है, मनी है, धन का आधार आप इसे बोल सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का जो वितरण है, नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी मुद्रा में ही किया जाता है। तो दूसरा लिखेंगे राष्ट्रीय आय का वितरण। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय का वितरण। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बोलते हैं आप इसे। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। ये मुद्रा के तीनों कार्य मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इनको आपको याद रखना है, ये प्लीज आप लोग याद रखिएगा मेरे साथियों। ठीक है, ये मुद्रा के बारे में मैंने डिस्कशन आपको करवाया। अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालते हैं मुद्रास्फीति। ये तो मुद्रा के बारे में मैंने बातचीत करवाई जो महत्वपूर्ण थी। अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन, अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोलते हैं, और आसान सी भाषा में इसे महंगाई बोल देते हैं।
आपने वो गाना सुना, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सुना है क्या? नहीं सुना तो अभी सुना होगा मुझसे। इन्फ्लेशन, 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 इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। इन्फ्लेशन को आसान सी भाषा में हम लोग किस नाम से जानते हैं? महंगाई। महंगाई के नाम से जानते हैं। महंगाई, महंगाई, अरे बहुत महंगाई हो गई है भाई, बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा, महंगाई कहते किसे हैं भाई? महंगाई का मतलब क्या होता है? तो महंगाई किसका मतलब होता है कि किसी भी वस्तु और सेवा की कीमतें अगर ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो हम बोलेंगे महंगी हो गई चीज। जैसे अगर मैं सब्जियां खरीदने गया मार्केट के अंदर, ठीक है, मैं सब्जियां, ठीक है, खरीदने गया मार्केट के अंदर, मैंने देखा भैया टमाटर क्या भाव है, भैया दुकानदार बोल रहा है भैया 50 रुपए किलो टमाटर है। ओहो 50 रुपए किलो, हाँ। मैंने कहा धनिया क्या भाव है? बोले 20 रुपए का 250 ग्राम है। ओहो हो, क्या बात है। फिर मैंने कहा भैया आलू क्या भाव है? बोले 20 रुपए किलो। ओहो हो, बाप रे बाप। तो मैं क्या कहूंगा? सब्जियों की कीमतें बढ़ चुकी है। प्याज, बोले सर 40 रुपए किलो। ओ बाप रे बाप, 40 रुपए किलो। तो याद रखना सब्जियों की कीमतें बढ़ गई है। तो सब्जियों में क्या है? टमाटर, आलू, बैंगन, भिंडी, ये सब हो गया। तो मैं क्या कहूंगा कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। तो महंगाई में कमोडिटी या गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है। तो याद रखना मेरे साथियों, मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो लिखूंगा वस्तुओं वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि। वस्तुओं एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि, कंटिन्यूअस है ना, मैं बता दूंगा अंग्रेजी में, होने वाली लगातार वृद्धि। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि, होने वाली लगातार वृद्धि क्या कहलाती है? तो याद रखना है, मुद्रास्फीति कहलाती है। तो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस increasing the price of, continuous increasing the price of, continuous increasing the price of goods and services, price of goods and services, goods and services। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है वस्तु और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि। कीमतें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्त, पहले पहले क्या होता था पता है? मैं आपको बताता हूं। पहले 1 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी। पहले 1 रुपए में, बचपन के दिनों की बात करता हूं, बचपन के दिनों में इसी 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आती थी पता है? 16 चॉकलेट आती थी। बचपन के दिनों में 16 चॉकलेट आती थी 1 रुपए में, बचपन के दिनों में, है ना। 16 चॉकलेट, बचपन मतलब, बचपन का मतलब है 2004-5 की मैं बात कर लेता हूं। 2004 में 16 चॉकलेट आती थी 1 रुपए में। जैसे जैसे समय बढ़ा, 2009 आया, चॉकलेट की संख्या घट करके 12 हो गई। 2016 आया, चॉकलेट की संख्या घट करके 8 हो गई। 2020 आया मेरे साथियों, चॉकलेट की संख्या 4 हो गई। 2026 आया, चॉकलेट की संख्या घटकर 1 हो गई, उसी 1 रुपए में। पहले 1 रुपए में ज्यादा से ज्यादा वस्तु आ जाती थी, तो हम बोलते थे कि जो मुद्रा है, जो रुपया है, उसकी वैल्यू ज्यादा थी। उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा थी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा थी। तो क्या होता है, जब जैसे जैसे समय बढ़ता है, चीजें उसी 1 रुपए में चीजें कम होती गई। मतलब 1 रुपए में पहले 16 चॉकलेट आती थी, मतलब रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन में रुपये की जो क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर है, वो घट जाती है। आ गई बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे कि मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में, महंगाई में, है ना, मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन में मुद्रा की क्रय शक्ति, क्रय शक्ति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? परचेसिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। परचेसिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? घट जाती है, घट जाती है, घट जाती है। या हम दूसरे बात ये भी कह सकते हैं कि जो मुद्रा का मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी जो है, वो भी घट जाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? हम ये भी लिख सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है।
मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है महंगाई में, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। तो महंगाई का सिंपल सा मतलब है कि वस्तु और सेवा की कीमतों में होने वाली वृद्धि महंगाई कहलाती है। महंगाई में क्या होता है, तो महंगाई में वस्तु की कीमतें बढ़ती है, ठीक है, वस्तु की कीमतें बढ़ती है। और दूसरी बात, जो मुद्रा का मूल्य है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर जो है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। हमारे पिताजी के समय की मैं बात बता रहा हूं। हमारी शादी, भाई मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी में 15 लाख का खर्च आया, मेरी सिस्टर की भी शादी थी। मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि बेटा हमारी शादी ना 10-12 हजार में हो गई थी। बहुत पहले की बात है, मतलब उस समय मुद्रा की वैल्यू बहुत थी, करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन अब कम है। अब वैल्यू नहीं है पैसों की। आज आज हर व्यक्ति के पास पैसा है, नहीं है तो वो जुगाड़ कर लेता है। पहले पैसों की वैल्यू बहुत थी, सच में बहुत थी। अपने पिताजी से पूछो कि कितनी वैल्यू थी पैसों की, पैसों की वैल्यू नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलिए खैर, ये मुद्रास्फीति है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुद्रास्फीति के क्या कारण क्या है, महंगाई के क्या क्या कारण हैं। मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या कारण है महंगाई के, आप बताइए महंगाई के क्या क्या कारण है। इन्फ्लेशन के रीजंस क्या है, तो रीजन ऑफ इन्फ्लेशन, रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन, या ऐसा लिखें कि महंगाई क्यों है, व्हाई। तो मैं आपको बताता हूं कि महंगाई के क्या क्या कारण है। सबसे पहली बात तो महंगाई का कारण यह है कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा होना। तो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल जो हम रशिया से, अमेरिका से खरीदते हैं उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की कीमत क्या है, ज्यादा है। भाई अगर कच्चा तेल हमें महंगा मिलेगा तो पेट्रोल भी महंगा मिलेगा, क्योंकि कच्चे तेल से ही तो हम मांगते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस ज्यादा है, इस वजह से पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, केरोसिन महंगा, ठीक है, इस कारण। दूसरा मेरे साथियों, जनसंख्या भी बढ़ गई है। जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन मेरे साथियों बढ़ रही है धीरे धीरे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बोले हाँ सर बढ़ तो रही है, इसलिए भी तो महंगाई है। भाई एक कारण ये भी तो है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। तीसरी बात, आपदाएं बढ़ रही है। भाई जैसे केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी 2013 में, जैसे कोरोना आ गया तो उस समय भी तो चीजें महंगी हो गई थी, क्यों, क्योंकि आपदा, डिजास्टर्स, ठीक है। तो लिखेंगे आपदाएं, 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 डिजास्टर, जैसे कि बाढ़, सुनामी, यार आपदा कुछ भी हो सकती है। आपदा के कारण भी मेरे साथियों, आपदा आ रही है उस वजह से भी चीजें महंगी हो रही है, ठीक है। डिमांड बढ़ रही है, अब लोग डिमांड भी कर रहे हैं मेरे साथियों, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई ना, है ना। अब लोगों की सैलरी बढ़ गई है, लोग चाहते हैं कच्चा तेल का मतलब, कच्चे, देखो गुड़िया क्या होता है ना गायत्री बहना, जो पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, ये ना रिफाइनरी में बनाया जाता है, उसके पहले हमें जमीन के अंदर से कच्चा तेल मिलता है, उस कच्चे तेल को हम रिफाइनरी में ले जाते हैं और फिर इन चीजों को बनाते हैं। आ गई बात समझ में, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपदा है। इसके अलावा मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, हर कोई व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, भगवान करे ऐसा हो और ऐसा होगा, जब आपकी एसएससी जीडी में कहीं नौकरी लग जाएगी, ठीक है, तो नौकरी लगने के बाद में क्या होगा ना कि आप अपने माता पिता को बहुत खुश रखोगे। हर व्यक्ति चाहेगा कि वो अपने माता पिता को खुश रखे, क्योंकि सबका सपना होता है, भाई हर कोई चाहता है कि वो अपने माता पिता को क्या करे, खुश करे। और देखो नौकरी की तैयारी एक मध्यम वर्गीय परिवार ही कर सकता है, मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति ही नौकरी की तैयारी कर सकता है। भला अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा ही पैसा है तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैं कहना ये चाहता हूं आप लोगों को कि आपकी जब भी नौकरी लग जाएगी ना, तो आपका पहला उद्देश्य रहेगा अपने परिवार को हर वो सुख सुविधाएं प्रदान करना जो आप अभी चाहते हैं। जैसे आपके परिवार के लिए आप एक अच्छा घर चाहते हैं, आपके परिवार के लिए, आपकी मम्मी के लिए बहुत सारी साड़ियां लेकर आना चाहते हैं आप, आपके पापा को आप वो सारी खुशी देना चाहते हो जो वो वर्तमान में जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन सभी समस्याओं को आप
निपटाना चाहते हो, उन सभी समस्याओं को खत्म करना चाहते हो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए। हो सकता है आप जब नौकरी में लग जाओ तो आपसे छोटी भाई बहन जो भी हो उनके लिए आप शादी की व्यवस्था करें, है ना, पैसा आप लगाएं उनके लिए, है ना, उनको पढ़ाएं लिखाएं, ये भी आप कर सकते हो। तो नौकरी करने के बाद आपके कई सारे सपने होंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जब भी नौकरी करेंगे तो इन सभी चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे, अपने माता पिता के लिए खूब सारा प्रयास करेंगे, अपने भाई बहनों के लिए खूब सारा प्रयास करेंगे, और अपने मम्मी की अलमारी में साड़ियों की कमी नहीं होने देंगे। अपने पापा के लिए एक बढ़िया सा स्कूटर ला करके आप देंगे। आपके पापा जो अभी परेशान होते हैं, आपके पापा जो अभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात में खेत पर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, वो सब से आप छुटकारा उनको दिलाएंगे और एक अच्छा जीवन जीने के लिए आप उनको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और यही आप सबकी मतलब इच्छाएं भी होगी मेरे प्यारे दोस्त। पिता कभी भी आपको ये बात बतलाएगा नहीं कि वो कितना परेशान है, क्योंकि वो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता है, वो अपने बच्चों को हमेशा ऊंचे आसमान में देखना चाहता है, उड़ते हुए देखना चाहता है। इसलिए वो खुद भूखा रह जाएगा लेकिन कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा। वो कमाएगा, वो दिन रात एक कर लेगा। तो आपकी भी आपकी भी अब जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माता पिताओं को अब उस सुख सुविधाओं का लाभ देंगे। और लाभ देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और उम्मीद है आप खूब सारी मेहनत करेंगे, खूब सारा प्यार देंगे। और यकीन मानना, जिस दिन पीडीएफ में आपका नाम आपको देखने को मिल गया उस दिन आपका जीवन चेंज हो जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यार। लोगों का नजरिया बदल जाएगा। लोग आपको देख एक अलग निगाहों से, एक अलग तरीके से आपको देखने लगेंगे। उस समय आप वो नहीं रहेंगे जो अभी हैं। उस समय आप बदल जाएंगे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, सब सबकी भाषा बदल जाएगी। हालांकि उनके दिल में कुछ और रहेगा लेकिन भाषा बदल जाएगी। ठीक है, तो कुछ अच्छा करोगे यार, मुझे पूरा विश्वास है आप कुछ अच्छा करोगे, बहुत कुछ अच्छा करोगे। खैर, थोड़ा सा भावुक हो गया मैं, क्योंकि कई सारे चीजों में देखता हूँ, सम्मान समारोह में मैं चीजें देखता हूँ, पेरेंट्स की आंखों में आंसू आते हैं, पेरेंट्स बोल नहीं पाते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया। ठीक है ना। लेकिन हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत कुछ अच्छा करोगे, करोगे ना। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो कि हाँ सर, हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे अपने माता पिता के लिए, उनको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने हमारे लिए जो प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, जो बहुत सारे यातनाएं झेली है, उनका बदला हम जरूर लेंगे और माता पिता को एक अच्छे स्थान पर पहुंचे। ठीक है, अच्छी बात होगी यार, है ना। खैर आइए देखते हैं। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मांग बढ़ जाती है ना, तो महंगाई बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे कि उत्पादन अगर घट जाए, भाई किसी वस्तु का उत्पादन घट जाए। मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट में प्याज की कमी हो जाए, उत्पादन कम हो जाए, तो भी तो कीमतें बढ़ जाती है। प्रोडक्शन, उत्पादन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो प्रोडक्शन के घट जाने के कारण भी क्या होती है? महंगाई बढ़ती है। ठीक है, याद रखना है, प्रोडक्शन घट जाने के कारण भी महंगाई बढ़ती है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो महंगाई को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन को। ठीक है, किसको बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मुद्रास्फीति के कितने प्रकार है, इन्फ्लेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो महंगाई के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार है मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं आप इसे अंग्रेजी में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, इसको हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। अब ये होती क्या है मांग जनित मुद्रास्फीति? देखो, डिमांड बढ़ने की वजह से अगर कीमतें बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि
मैं आपको एक बात बता दूं मेरे प्यारे दोस्त कि डिमांड कब बढ़ती है? जब व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है। डिमांड तब बढ़ती है जब सरकार टैक्स को कम कर देती है। डिमांड तब बढ़ती है जब देश के अंदर जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे साथियों, डिमांड बढ़ने के कारण, ठीक है, ओके, डिमांड बढ़ने के कारण क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो डिमांड या मांग बढ़ने के कारण, मांग बढ़ने, मांग का मतलब होता है डिमांड, तो डिमांड बढ़ने के कारण अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाए, कीमत मतलब प्राइस, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, अब मैं आपको यह बताता हूं कि डिमांड क्यों बढ़ती, इसका क्या कारण है, इसके रीजन क्या क्या है, इसके क्या रीजन है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी रीजन में? सबसे पहला रीजन तो मैंने ये बताया कि सैलरी बढ़ जाए, वेतन बढ़ जाए, वेतन सैलरी। तो अगर जैसे मान लो आप लोग की नौकरी लग गई, पहले आप 50,000 रुपए महीना कमाते थे और फिर सैलरी बढ़कर के 80,000 हो गई, तो आप डिमांड नहीं बढ़ा दोगे, फिर घर के अंदर एसी भी आप लगा लोगे, बढ़िया सा कूलर लगा लोगे, है ना, तो डिमांड बढ़ा दोगे। इसके अलावा टैक्स अगर कम हो जाए, टैक्स कर, अगर टैक्स कम हो जाए तो भी डिमांड बढ़ा लोगे। अगर इसके अलावा मैं बात करूं मेरे साथियों, टैक्स के अलावा अगर मैं चर्चा करूं, जनसंख्या बढ़ जाए, आपके घर के अंदर कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाए, भाई पहले केवल पापा मम्मी थे, अब आपकी शादी हो गई, बीवी भी आ गई, बच्चे भी हो गए, ठीक है, तो अब चीजें और ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोले हाँ सर बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने के पीछे कई सारे कारण हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं आप लोग। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब दूसरी है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। लागत जनित, लागत जनित मुद्रास्फीति। अच्छा, चीजें इसलिए भी महंगी होती है क्योंकि उनको बनाने की लागत बढ़ जाती है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आप इसे बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे किसी वस्तु को बनाने की या किसी वस्तु की लागत बढ़ जाने के कारण, किसी वस्तु के निर्माण की लागत बढ़ने के कारण, किसी वस्तु के निर्माण की लागत, किसी वस्तु के निर्माण की लागत बढ़ने के कारण, लागत बढ़ने के कारण, बढ़ने के कारण, लागत बढ़ने के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि, कीमत में होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि। तो अगर लागत बढ़ जाए और उसकी वजह से कीमत बढ़ जाए, लागत का मतलब है कॉस्ट, किसी भी वस्तु को बनाने की अगर लागत बढ़ जाए, कॉस्ट, तो उससे कीमत बढ़ जाती है। कीमत का मतलब होता है प्राइस, ये बढ़ जाती है। ठीक है, ये बढ़ जाती है मेरे साथियों। जैसे लागत कैसे बढ़ सकती है? हो सकता है किसी वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल की कीमत बढ़ जाए, कच्चा माल महंगा मिलने लगे, है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे? कच्चे माल की कीमत, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कीमत बढ़ जाए, भाई रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोले हाँ सर हो तो सकता है। तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाए, परिवहन लागत बढ़ जाए, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो ट्रक का उपयोग किया जाता है उसकी प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो परिवहन लागत, बिजली का बिल बढ़ जाए, है ना, परिवहन लागत बढ़ जाए, बिजली का बिल बढ़ जाए, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर बढ़ जाए, या फिर मजदूरी दर बढ़ जाए, जो मजदूर उत्पादन करते हैं वो अपना प्राइस बढ़ा लेकिन नहीं भाई हमें अब चाहिए थोड़ी चीजें। इसके अलावा और क्या बोलेंगे यार, मतलब कई सारी चीजें हैं। तो लागत बढ़ने के कारण भी चीजें महंगी होती है, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, लाइट का बिल बोल देते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब अगला है मेरे साथियों, और अगला अगला प्रकार कौन सा है? तो अगला प्रकार हम लिखेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आप इसे बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब ये क्या होती है ये भी जरा ध्यान रखना। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी देश के अंदर
जो उद्योग है, अगर अगर वो प्रॉपर उत्पादन नहीं करें, उद्योग में उत्पादन नहीं हो, तो इस वजह से जो महंगाई बढ़ती, मान लो उत्पादन में कमी के कारण, तो लिखेंगे उत्पादन में कमी के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि। प्रोडक्शन अगर कम हो जाए किसी भी देश के अंदर, और प्रोडक्शन कम होने के कई सारे कारण है, हो सकता है उद्योग बीमार हो जाए। जी हाँ, उद्योग भी बीमार होते हैं, इंडस्ट्रियल सिकनेस बोलते हैं आज उसे आप, ठीक है। तो लिखेंगे उत्पादन में कमी के कारण, उत्पादन में कमी के कारण, उत्पादन में कमी के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि, कीमतों में होने वाली वृद्धि, उत्पादन में कमी के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? तो याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति, ठीक है। अगर उत्पादन कम होगा तो कीमतें बढ़ जाएगी, ठीक है। नहीं, आपकी एक क्लास और बची हुई है, वो कल नहीं होगी, परसों होगी। परसों मैं उस क्लास को लूंगा शुक्रवार को, ठीक है। केवल एक लास्ट क्लास बची है आपकी, ठीक है, उसको हम लोग शुक्रवार को लेंगे, शुक्रवार को, ठीक है। कल नहीं लेंगे, कल मेरी एसएससी, अरे आप में ही मैराथन है मेरी, कल सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे, ठीक है। मैराथन है, मैराथन लूंगा मैं सुबह 9 बजे, कल सुबह ही लेना है, ठीक है। मैराथन में आ जाना सब लोग, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम बात करेंगे अब महंगाई का मापन, या ऐसा लिखो मुद्रास्फीति अच्छी है कि बुरी है, मुद्रास्फीति का प्रभाव बताओ। महंगाई अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? मुद्रास्फीति का प्रभाव। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैसा है? अच्छा, महंगाई अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, मुझे ये जानकारी दो आप। महंगाई अच्छी है कि बुरी है? बताओ, महंगाई अच्छी है कि बुरी है? ओहो हो, बुरी है सर, बुरी 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 सर, अच्छी भी है? अच्छा 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 अच्छा, देखो महंगाई बुरी भी है और अच्छी भी है, दोनों है। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए महंगाई बुरी और कुछ लोगों के लिए महंगाई अच्छी है। तो आओ जरा, मुद्रास्फीति अच्छी किन लोगों के लिए है, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो मुद्रास्फीति में लाभ में रहते हैं, महंगाई में लाभ में रहते हैं। कुछ लोगों के लिए महंगाई अच्छी है, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, याद रखना है, जो उत्पादन करता है ना, उत्पादक बोलते हैं उसे, प्रोड्यूसर, उसके लिए महंगाई अच्छी है। मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट में टमाटर की कीमत ज्यादा है और अगर मेरा खेत टमाटर का मैं उत्पादन करता हूं, तो मेरे लिए महंगाई अच्छी है। तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर के लिए महंगाई अच्छी है। प्रोड्यूसर, उत्पादक जो होता है वो महंगाई में लाभ में होता है, बेनिफिट में होता है, ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्त, किसान भाई के लिए भी महंगाई अच्छी है। देखो, इकोनॉमिक्स ऐसा मानता है कि जो फार्मर होते हैं वो चीजों का उत्पादन करते हैं, इसलिए उनके लिए महंगाई अच्छी है। मैं जानता हूं उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं, मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, मैं खुद खेती करता हूं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि महंगाई किसान के लिए भी अच्छी है। व्यापारी जो होता है उसके लिए भी महंगाई अच्छी होती है। व्यापारी, बिजनेसमैन बोलते हैं ना आप इसे, बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के लिए भी महंगाई अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो महंगाई किसके लिए अच्छी है? ऋणी, जो ऋण लेता है, ऋणी जो ऋण लेता है उसके लिए भी, जो ऋण लेता है, जो लोन लेता है, उसके लिए भी महंगाई अच्छी, क्योंकि उसको महंगाई में ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि महंगाई में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए उसके लिए अच्छी है। अब देखो किसके लिए अच्छी नहीं है, महंगाई बुरी किसके लिए है, कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो महंगाई में नुकसान में है, तो मैं आपको बताता हूं किसके लिए बेड है ये। सबसे पहली बात, उपभोक्ता, जो कंज्यूमर, जैसे आप लोग बाहर रह करके, घर से बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों को तो टमाटर, आलू, प्याज सब खरीदना पड़ते हैं, तो आपके लिए महंगाई बुरी है, आपके लिए महंगाई क्या है? बुरी है, ठीक है। इसके अलावा जो बेरोजगार व्यक्ति है उसके लिए भी महंगाई बुरी है। तो बेरोजगार, एक तो ऑलरेडी मेरे साथियों बेरोजगार है वो, है ना, उस अनएम्प्लॉयड पर्सन बोल सकते हैं आप इसे, अनएम्प्लॉयड पर्सन के नाम से आप इसे जानते हैं। गरीब व्यक्ति के लिए महंगाई बुरी है, एक तो बेचारा गरीब, पुअर, है ना, पुअर पर्सन, गरीब व्यक्ति, उसके पास पैसा ही नहीं है और उल्टा महंगाई और बढ़ गई है, उसके लिए बुरी है। इसके अलावा ऋणदाता, जो ऋण देता है ना भाई, जो ऋण देगा, ठीक है, ऋण देने वाला,
ऋण देने वाला, उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए महंगाई उसके लिए भी बुरी है। ठीक है, तो गरीब, बेरोजगार, उपभोक्ता, ठीक है, इनके लिए महंगाई बुरी है, बाकी कुछ लोगों के लिए महंगाई अच्छी है। तो महंगाई अच्छी वाले भी याद रखना है और बुरी वाले भी याद रखना है। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखना है। अब कल आपकी क्लास यूट्यूब पर होगी, याद रखना है। एक और क्लास आपकी लास्ट बची है, उसके अंदर हम डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अवमूल्यन और ये सब कुछ बेसिक सी बात है जिसको हम पढ़ लेंगे, छोटा मोटा कुछ पार्ट है उसको हम कवर अप करेंगे। तो कल आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी, परसों आपकी लास्ट क्लास होगी जिसको मैं इसमें रखने वाला हूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये था आज का आपका पूरा सिनेरियो। बाकी मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे अब कल। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद। कल मिलेंगे हम आपसे, ठीक है, मतलब कल यूट्यूब पर हम लोग मिलने वाले हैं, और परसों वापस से एप्लीकेशन पर केवल एक लास्ट क्लास बची है, उसको हम करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।